ऐसे में हरमाज, ग्लोबल मूड कैसा है? कुछ और डेवलपमेंट ट्रम्प साहब की तरफ से ओवरनाइट हुए हैं क्या? क्या का नजर रखनी है? गुड मॉर्निंग आपको। गुड मॉर्निंग आशीष। और जिस बात को लेकर कल बाजार को बहुत एंटिसिपेशन थी, वो आज तड़के हमारे समय के हिसाब से अनाउंसमेंट वो आई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने रिपोर्टर्स से वाइट हाउस में ये कहा है कि वो और उनकी टीम ये विचार कर रहे हैं कि चीन पर 10% का टैरिफ लगाया जाए। ये 1 फरवरी से लागू करने की ये विचार चल रहा है। ये कल भी उन्होंने कहा था कि कनाडा और मेक्सिको पर भी 25% के टैरिफ लगाएंगे। और इस तरह से अगर देखा जाए तो अपने चुनाव प्रचार में तो वो कह रहे थे कि मैं 60% के टैरिफ लगाऊंगा चीन पर। फिलहाल 10% का विचार चल रहा है, मगर ये तो सिर्फ दूसरा दिन है, आगे चलकर और बढ़ सकता है। टिकटॉक पे उन्होंने पहले ही बयान दिया हुआ है कि अगर डील ना हुई तो उस पर और टैरिफ लगाए जा सकते हैं। तो ये फिलहाल के लिए 10% की अनाउंसमेंट, ये विचार चल रहा है 1 फरवरी पर। अब सबकी नज़रें और ज़्यादा होंगी क्योंकि अब चीन भी कनाडा और मेक्सिको के साथ इस टैरिफ लिस्ट में जुड़ गया है। और क्या क्या हुआ कल डोनाल्ड ट्रंप के ऑफिस आने के बाद, ये कि उन्होंने कल एक जॉइंट वेंचर अनाउंस किया है एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करने के लिए, जिसमें सॉफ्ट बैंक, ऑरेकल और ओपन एआई, ये तीनों कंपनियां शामिल होंगी। पहले जो निवेश किया जाएगा वो $100 बिलियन का होगा, जिसे बढ़ाकर $500 बिलियन किया जाएगा। और इस जेवी में माइक्रोसॉफ्ट और एनवीडिया भी शामिल हो सकते हैं। फिलहाल के लिए तो ये तीनों कंपनियां हैं, ओपन एआई, ऑरेकल और सॉफ्ट बैंक। और सॉफ्ट बैंक के शेयरों में इस खबर के बाद जापान में 8-9% का उछाल भी देखने मिला है हमें। तो ये तो एक खबर रही। दूसरी खबर ये टिकटॉक के मामले में ही थी कि उन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्हें कोई एतराज़ नहीं है अगर इलॉन मस्क या लैरी एरिसन दोनों मिलकर या दोनों में से कोई एक जॉइंट वेंचर में टिकटॉक खरीद ले, तो उस बात पर उन्हें कोई एतराज़ नहीं है। दूसरी बात यह कि उन्होंने इमिग्रेशन एजेंट्स को ये अधिकार अब दिया है कि वो स्कूलों और चर्च में जाकर भी अरेस्ट कर सकते हैं डिपोर्टेशन के लिए। पहले इन दोनों जगहों को प्रोटेक्टेड एरियाज में शामिल किया गया था, अब उन्हें हटा दिया गया है, तो वहां पर जाकर भी अब वो गिरफ्तारियां कर सकते हैं। और जो कैपिटल हिल में जो दंगे हुए थे 2021 में चुनावों के बाद, वहां पर जो 1500 लोगों को सजा दी गई थी, उन सब की सजा को माफ कर दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप ने। और इसका बाजार पर भी असर हुआ। ये ओपन एआई वाली जो बात चल रही थी कि जो निवेश आने वाला है, उस वजह से भी यूएस के बाजारों ने कल अच्छा परफॉर्म किया। ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स में अच्छा प्रदर्शन देखने मिला। डाउ ने आउट परफॉर्म किया। नैस्डैक ने अंडर परफॉर्म इसलिए किया क्योंकि एप्पल के शेयरों में कल 3% की गिरावट देखने मिली। और डाउनग्रेड्स आए हैं एप्पल के लिए क्योंकि आईफोन को लेकर चिंताएं बढ़ती जा रही है, खासकर चीन के बाजारों में। और टेस्ला के शेयरों में भी हल्का दबाव देखने मिला, जबकि वो ईवी मैंडेट जो ट्रंप ने वापस ले लिया है, तो उसका तो असर टेस्ला पर होना ही है, तो वो वहाँ पर अमेरिका के बाज़ारों में हुआ। स्मॉल कैप्स ने अच्छा करा कल। और बिस्पोक इन्वेस्टमेंट ने ये रिसर्च की है कि डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में 4 साल में जो है डाउ जोन्स ने 58% के रिटर्न्स दिए थे, जबकि जो बाइडेन के कार्यकाल में डाउ जोन्स ने 40% रिटर्न्स दिए थे। अब CFRA और S&P ग्लोबल का भी एक अभ्यास है कि पहले 100 दिनों में जो है राष्ट्रपति के कार्यकालों में क्या किस तरह के रिटर्न्स देखने मिलते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के पहले 100 दिनों में 5% के रिटर्न्स हमने देखने मिले थे S&P 500 में, जबकि जो बाइडेन के कार्यकाल में 8.5% रिटर्न्स हमने देखे थे। जबकि 12 महीने अगर हम देखें तो डोनाल्ड ट्रंप में 20% के रिटर्न्स हमें पहले उनके कार्यकाल में देखने मिले थे। और इस कार्यकाल की शुरुआत तो बहुत ही अच्छी हुई है। कल के जो बड़े नतीजे थे वो नेटफ्लिक्स के थे। शानदार नतीजे थे नेटफ्लिक्स के। 14% उछला है स्टॉक आफ्टर आवर्स में। और अगर आज नॉर्मल ट्रेडिंग में अगर ये स्टॉक इसी तरह बना रहा तो एक रिकॉर्ड हाई होगा, $1000 के पार निकल सकता है शेयर। तो बहुत ही अच्छे नतीजे थे। EPS गाइडेंस बढ़ाई गई है और 300 मिलियन पेड सब्सक्राइबर्स नेटफ्लिक्स के अब हो चुके हैं। डॉलर अभी भी थोड़ा सा 108 के आसपास ही बना हुआ है। इन अनाउंसमेंट्स के बाद भी कोई बड़ा फेरबदल वहां देखने नहीं मिला है। ट्रेजरी यील्ड्स जो है अभी भी 4.58 या 4.6 के पास ही बनी हुई है। माइक्रो स्ट्रैटेजी पे नज़र रखने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि बिटकॉइन प्रॉक्सी जिसे आप कहते हैं, उनके शेयर होल्डर्स ने कल एक मंजूरी दी है कि उनकी जो क्लास ए शेयर्स की जो साइज़ है आउटस्टैंडिंग शेयर्स की, उसे 30 गुना बढ़ाया जाए। वो इसलिए कि जिसे बढ़ाएंगे तो वो शेयर और बेचेंगे और बेच के बिटकॉइन खरीदेंगे। ये माइक्रो स्ट्रैटेजी का इरादा है। तो एनालिस्ट का क्या कहना है ट्रंप की वापसी के बाद कि पाइपर सैंडलर तो यही कह रहा है कि और अपसाइड एक्सपेक्टेड है। बोफा का कहना है कि अगर जिस तरह के ट्रंप ने पहले संकेत दिए थे टैरिफ्स के, अगर उतने ना हुए तो ये एक अच्छा मौका बन सकता है बाज़ारों के लिए। और
HSBC ने कहा है कि ये जो नए महंगाई के आंकड़े आए हैं हाल फिलहाल के, वो एक गेम चेंजर है और इस वजह से एक गोल्डीलॉक्स सिनेरियो जिसे आप कहते हैं, लो इन्फ्लेशन हाई ग्रोथ जिसे आप कहते हैं, वैसा सिनेरियो बाजार के लिए बन सकता है, ये HSBC का मानना है। तो डे 2 ट्रम्प एरा का बहुत सारे और अनाउंसमेंट्स आए, हैंडओवर अच्छा है, डॉलर कमज़ोर है, तेल की कीमतें भी कमज़ोर है, तो हैंडओवर कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अच्छा है, सिर्फ चीन पर नज़र रखिएगा। हाँ, हैंडओवर बढ़िया है। यूएस के बाजार ने बड़ा पॉजिटिवली रिएक्ट किया है। नेटफ्लिक्स की खबर खराब है, खूब सब्सक्राइबर ऐड कर लिए और कह रहे हैं दरें बढ़ाएंगे, स्टैंडर्ड पैक की भी दरें बढ़ाएंगे, सबकी धीरे धीरे अपने पास भी आने वाला है धक्का, है ना। बिल्कुल है। और हमारी तरफ तो अब तो वीरू कह रहे थे लेकिन आपके साथ आपको मैं कष्ट नहीं होने दूंगा, मैं अपना वाला सब्सक्रिप्शन आपके साथ शेयर करूंगा, ऐसा बोला है वीरू। आप नहीं कर सकते वो ऐसे 4 खिड़की बन के आती है तो एक खिड़की मेरी नहीं होगी क्या? वो नहीं कर सकते, आपको एक सब्सक्रिप्शन पे आप एक ही कर सकते हैं। कोई जुगाड़ भट्टी वह बस ठीक है, हो जाएगा। वीरू को बता देना शेयर कैसे करेंगे मेरे साथ। तो ठीक है, ये ग्लोबल संकेत थे, ग्लोबल हैंडओवर फाइनली कुछ बढ़िया, थोड़ा बहुत रिस्पाइट गिफ्ट निफ्टी में प्ले आउट होता हुआ, क्योंकि ग्लोबली यूएस के उस रिएक्शन के बाद थोड़ी बहुत हालात कल भी वैसे बुरे नहीं थे, पूरा ग्लोब ठीक ही था। लेकिन वीरू अपनी दिक्कत अलग है, अपना प्राइमरी ट्रेंड तो प्योरली वो बियरिश बना हुआ है। हमारे मार्केट बहुत वल्नरेबल है ही हैं। खैर लॉजिकली तो किसी को स्टेबिलिटी के या रिवर्सल के क्लियर साइंस का इंतजार करना चाहिए इस बाजार में, लेकिन ट्रेड के मौके या लेवल्स छोड़ें क्यों। गुड मॉर्निंग आपको। इस वोलेटिलिटी के बीच वैसे कल का सेशन आपको लगा कैसा, और कल के सेशन के बाद आज के लिए किस तरह का आउटलुक बन रहा है? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, कुछ चीज़ें जानी पहचानी थी और कुछ चीज़ें ऐसी हुई जो कि स्पेशली आपके लिए, मेरे लिए और रिटेल के लिए, ट्रेडर्स के लिए बहुत अच्छी नहीं है। रिवर्सल निफ्टी का वहीं से आया। की पॉइंट क्या था आशीष? 10 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, उस सीमा को, उस रेखा को, उस बिंदु को आप क्रॉस नहीं कर रहे थे, वहीं से कोलैप्स शुरू हुआ। लेकिन हमने एक अप्रोच तय की थी कि हम 23,091 के ऊपर शॉर्ट नहीं करेंगे और 23,100-200 की ट्रैजेक्टरी को हम पुल बैक के लिए यूज़ करेंगे। शुरू में पुल बैक आया, लेकिन उसके बाद कोलैप्स। आशीष, 2 चीज़ें बहुत नेगेटिव हुई। एफआईएस की सेलिंग तो थी ही, आपने 23,000 की इंपॉर्टेंस को खो दिया। देखिए, एक बार जो लेवल टूट गया सो टूट गया, ठीक है। टेक्निकल्स में और एज पर द ऑप्शंस आपने कल के उन पुट राइटर्स को कन्विंसिंगली ब्रीच कर दिया। और तीसरी बात आशीष जो हमारे हक में नहीं है, वो है वोलेटिलिटी का स्पाइक। आप 1740 के जोन के ऊपर चले गए। अब इंट्राडे में अगर आप 400 पॉइंट का स्विंग दे रहे हैं मात्र 20 मिनट के अंतराल में, तो मेरे लिए अब क्या होगा ना, एवरेजेस के आधार पर और पुट राइटर्स के आधार पर और कॉल राइटर्स के आधार पर स्टॉप लॉसेस और ट्रेड रेंज ढूंढना, ट्रेड करना और तय करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये जोन जो है ना आशीष, कल के वोलेटिलिटी स्पाइक के बाद, विक्स के स्पाइक के बाद अनट्रेडेबल सा हो गया। खैर, ये आपके ऊपर